ओके, चेक। हेलो 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 हेलो। ऑल राइट, ऑल्दो ये प्रीमियर्ड है बट हम ऐसा इमेजिन करेंगे कि ये एक लाइव सेशन है ताकि ज़्यादा फील आए, क्योंकि अभी दिवाली सीजन चल रहा है गाइस। तो ये वीडियो ऑलरेडी रिकॉर्डेड है बट तुम लोग को ऐसे बिल्कुल फील नहीं आएगी, क्योंकि ये वीडियो एक प्रीमियर की तरह हम नहीं है, बिल्कुल एक लाइव की तरह देखने वाले हैं। तो तुम लोग अपनी चैट भी चालू रखना और प्रोबेबली उस टाइम पे मैं भी तुम लोगों की चैट देख रहा हूँ देखने के लिए तुमको किस में डाउट आ रहा है, क्योंकि आई एम सॉरी, क्योंकि एक्चुअली ऐसा देखना काफी डिफिकल्ट है कि किसको किस में क्या प्रॉब्लम आ रही है नहीं आ रही है। बट एनीवे, आज हम करने वाले हैं बहुत ही कमाल के पीवाईक्यूज वेस्ट बंगाल के। ठीक है, वेस्ट बंगाल के बहुत इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज करना बता देता हूं कि इस सीरीज के अंदर हम क्या करते हैं। इस सीरीज के अंदर हम स्टेट वाइज मतलब अलग अलग स्टेट के जितने भी एनटीएससी के प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस है, 5 साल के क्वेश्चन है, जो भी इंपॉर्टेंट 5 साल के क्वेश्चन है स्टेट वाइज। जैसे आज वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, फिर कल किसी और स्टेट का हुआ होगा, कल किसी और स्टेट का होगा, जैसे बिहार हो गया या फिर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सब अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग दिन। ऐसा करके पूरा नवंबर का महीना जो है वो एनटीएससी मंथ के हिसाब से चल रहा है, जिसके अंदर हम पूरे एक एक दिन एक एक स्टेट को कवर करके उठा के पटक रहे हैं। ठीक है, और आज जो इसमें स्टेट है वो है वेस्ट बंगाल। और बेसिकली ये डिवीजन जो हुआ है वीक वाइज हुआ है। ठीक है, पहले वीक को हमने एक जोन किया था, हमने 4 जोन में डिवाइड कर लिया, जैसे कि नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ठीक है, तो एक एक करके एक एक जोन को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, और बची रही दिल्ली का। बहुत सारे लोग बोल रहे थे भैया आपने दिल्ली का नहीं डाला, दिल्ली का केमिस्ट्री वाला नहीं आया। तो दिल्ली का केमिस्ट्री वाला बहुत जल्दी आएगा। अभी जो लास्ट में जो हमारे पास में टाइम बचेगा ना, उसमें हम दिल्ली का करेंगे। लास्ट में 2-3 दिन 28, 29, 30 फ्री रहेगा, उस टाइम पे हम दिल्ली का करने वाले हैं। क्योंकि दिल्ली का जब होना था तब मैं उस टाइम पे ले नहीं पाया था बिकॉज ऑफ सम रीजंस। और अभी भी ठीक है, हम सेशन को स्टार्ट करते हैं, हम ज्यादा तुमको देखने को मिल जाएंगे। और ये मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पर भी ये सेम टू सेम फाइल डलवा दूं। ठीक है, इसकी पीडीएफ है, फिर पीडीएफ इसकी कन्वर्ट करवा के टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। तो मेक श्योर कि तुम वहां पे फॉलो करें। तो वेलकम टू लेट्स क्रैक फाउंडेशन एंड एनटीएससी। आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा ज्यादा जोर से चिल्ला नहीं सकता हूं बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस। मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं, बट कोई बात नहीं। ठीक है, और ये भाई क्विक इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है प्रणय और आई हैव स्कोर्ड 9.4 इन क्लास 10, 91.4% इन क्लास 12। और जो मेरी यूएसपी है वो है रिलेट्स रियल लाइफ विद कांसेप्ट्स। भाई अगर तुम लोगों ने मेरे स्पेशल क्लासेस देखी है, कैसे देखने तुमको बताता हूं, बट अगर तुम लोग मेरी स्पेशल क्लासेस देखते हो, फिर अगर तुमने मेरे सेशंस देखे हैं 9th एंड 10th के ऊपर है, जस्ट 9th के ऊपर है, इस चैनल के ऊपर भी तो तुमको पता है कि मैं एक बहुत सही चीज करता हूं कि मैं तुम्हारी असल जिंदगी को कंसेप्ट से जोड़ कर रख देता हूं, ताकि तुमको किसी चीज की कोई टेंशन हो ही ना। ठीक है, ऐसे जुड़ जाए कंसेप्ट तुम्हारी असल जिंदगी से कि तुम कभी भूल ना सको। ठीक है, उसके अलावा जो मैं एक वाइब देने की कोशिश करता हूँ, एक सीनियर वाली वाइब देने की कोशिश करता हूँ रादर देन अ टीचर। ठीक है, तो ऐसे सीनियर वाली एक दोस्त वाली वाइब देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और बाकी सारी चीजें हम बहुत मस्ती मजाक में चिल्ड आउट होकर करते हैं। ठीक है, अब एक चीज मैं तुमको हमेशा बोलता हूँ कि अगर मेरे ऐसा मस्ती मजाक करने वाला बंदा कोई चीज तुमको सीरियसली बोल रहा है, तो वो सच्ची में बहुत सीरियस है, ये बात समझ लो। अगर मैं तुमको बोल रहा हूं कि भाई ये चीज सीरियस है, तो समझ लो कि वो पॉइंट टू पॉइंट ऑन पॉइंट बहुत सीरियस है। ठीक है, अगर तुम लोगों ने अभी तक भी देखो, अभी 1 महीना बचा है एग्जैक्ट एनटीएससी को, अगर तुमने अभी तक भी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है अनअकैडमी का फाउंडेशन एंड एनटीएससी वाला, तो इट्स रियली हाई टाइम। ठीक है, अभी तुम लोगे तो सबसे ज्यादा वसूल कर सकते हो, और ज्यादा मत सोचो। ठीक है, सिर्फ 1 महीना बचा और मिनिमम सब्सक्रिप्शन ही 1 महीने का है। तो अगर तुम आज 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो तुम्हारा 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फुल टू वसूल होगा। ठीक है, आज से लेके एग्जाम के डेट तक पूरा का पूरा वसूल हो जाएगा। तो मेक श्योर कि तुम 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो। अगर तुमको स्टेज 2 के लिए भी लेना है तो तुम 6 महीने का या 12 महीने का ले सकते हो। बट मैं सबसे ज्यादा ये रिकमेंड करता हूं अभी कि अगर तुमको कॉन्फिडेंस है कि तुम स्टेज 2 तक जा रहे हो, तो तुम डेफिनेटली 6 महीने का या 12 महीने का ले लेना। बट अदरवाइज अगर तुमको लगता है कि नहीं मुझे तो बस स्टेज 1 में थोड़ा ठीक ठाक स्कोर करना है, एक बहुत तगड़ा ऑप्शन है, ये है सिर्फ 3500 का। और अगर तुम इसमें एक कोड लगा देते हो पीसी, पेमेंट करते टाइम तुमको जो भी सब्सक्रिप्शन पसंद है, जितने महीने का, 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने, मतलब 1 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 महीने का, जितना भी तुमको पसंद आए, तुमको ये कोड लगा देना, तुमको फ्लैट 10% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, और इससे और क्या क्या फायदा है कि तुम्हारा 10% जो मैक्सिमम डिस्काउंट है, इससे ज्यादा डिस्काउंट तुम कहीं से भी अवेल नहीं कर सकते हो। सबसे ज्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट जो अवेलेबल हो 10% है। तो 3500 रुपए का 10% लगाता हूं तो ये तुम्हारे 350 रुपीज फ्लैट डिस्काउंट हो जाता है, जो पड़ता है तुमको सिर्फ 3150 का। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास भी एक वो रहता है कि हाँ भाई आप लोगों ने खरीदा है, जैसे कि अभी कुछ लोगों ने 24 मंथ्स का भी लिया है, कुछ लोगों ने 12 मंथ्स का भी लिया है। तो चाहे तुम कितना भी लो, मेक श्योर चाहे कि तुम ये कोड लगा दो। और अभी एनटीएससी का लेना तो भाई बिल्कुल वसूल है, एक एक पैसा वसूल कर सकते हो, क्योंकि आज जो डेट है वो है 13th। ठीक है,
13 से लेके 13 तक एक महीना एग्जैक्टली वसूल कर सकते हो। उसके बाद में अगर तुम क्लियर करते हो तो तुम 6 महीने का 3 महीने का सब्सक्रिप्शन तब भी उठा सकते हो और ये कूपन कोड तब भी अवेलेबल रहेगा। अब आते हैं मेरे पर्सनल फेवरेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर। ये भाई वो है जो मुझे बहुत तगड़े लगते हैं और मैंने अपने टाइम पे बहुत मिस किए थे कि शायद ये होते तो बड़ा मजा आता। तो वो है ये वाले भाई 9 से लेकर 12 वाले सब्सक्रिप्शन। तो 9 से लेकर 12 का भी सब्सक्रिप्शन तुम ले सकते हो अगर तुमको मान लो कि स्पेसिफिकली एनटीएससी के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए, या फिर अगर तुम 10th बोर्ड्स में हो और फिर ऐसी एनटीएससी की तैयारी भी कर रहे थे और मेनली तुम्हारा टारगेट है बोर्ड्स या फिर अपनी स्कूल की एग्जाम, तो ये सब्सक्रिप्शन बहुत तगड़े हैं। इसमें तुम जितना लंबा लोगे उतना सस्ता पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा जो फेवरेट है वो है 9 से 12 का 48 मंथ्स वाला। भाई ये मेरा पर्सनल फेवरेट है और जो मेरी फेवरेट चीज होती है वो सच्ची में बहुत कमाल की होती है। मतलब तुम्हारा 4 साल का जीवन सॉर्टेड है भाई। 9 से लेकर 12 तक तुम्हारा कंप्लीट जीवन सॉर्टेड रहने वाला है। तुमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। लोग है ना, पता है 9th के बाद में भटकते कह रहे 10th में कहाँ जाऊँ, 10th के बाद में फिर भटकते कह रहे 11th में कहाँ जाऊँ। तो ये जो भटकाना है ये हर साल तुम 2 महीने वेस्ट कर देते हो इस भटकने में। 10-20 इंस्टीट्यूट ट्राई करते हो और हर साल 2 महीने के हिसाब से 4 साल में तुम 8 महीने ऐसे ही वेस्ट कर देते हो। जस्ट रियलाइज दिस 8 मंथ्स, टाइम इज मनी, ठीक है। तो विद दैट अगर तुमने ये नहीं चेकआउट किया तुम कर सकते हो। जरूरी नहीं कि 4 साल का ही लो। मान लो कि अगर तुमको सिर्फ चाहिए कि भाई मैं 9th में ही करना चाहता हूं तो 9th के लिए भी 6 महीने का सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा पैसा वसूल है। अभी जो सब्सक्रिप्शन लेगा ना उसके लिए सबसे ज्यादा पैसे वसूलने में आएंगे, ठीक है। मान लो अगर तुम फरवरी में लेने जाते हो और फरवरी में तुम 6 महीने का लेके क्या करोगे, वैसे भी एग्जाम खत्म हो जाएगी ना। तो फरवरी इसीलिए मतलब ऑल्दो वो 10th में कंटिन्यू हो जाएगा, ऐसा है कि जितना लंबा लोगे वो कंटिन्यूड चलेगा तुम्हारा जब तक कि टेन्योर है उसकी। बट एनीवे अगर तुम अभी लेते हो तो सबसे ज्यादा कंटेंट वसूल कर पाओगे उसमें से, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम 6 महीने का चेकआउट कर लो। 1 साल का भी ले सकते हो, 2 साल का भी ले सकते हो, 3 साल का भी ले सकते हो। जो कोड है यहां पर भी तुमको सेम लगाना है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, जो कि होगा तुम्हारा 10% का। तो अगर तुम 48 मंथ्स का लेते हो 4 साल का, तो भाई इसकी प्राइस है एक्चुअली 40,000, ठीक है। और अगर तुम्हें कोड लगा तो 10% के हिसाब से 4,000 रुपए बच जाता है। मतलब ये पड़ता तुमको सिर्फ 36,000 का। और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स की 1 साल की प्राइस इससे डबल, इससे ट्रिपल, इससे 3 गुना 4 गुना होती है। और ये चारों साल मिला के कंबाइंड उनके 1 साल से भी सस्ता पड़ रहा है, ठीक है। तो मेक श्योर कि तुम ऐसा कर लो। बिल्कुल टॉप एजुकेटर्स रहेंगे वहां पे और उसके साथ में तुम्हारे लाइव डाउट सॉल्विंग भी होगी। मतलब एक एक डाउट तुम्हारा वहां पर सॉल्व किया जाएगा और बेगा। अगर तुम लोगों ने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो ऐप भी डाउनलोड करके रख लो, क्योंकि ऐप में ही मेरी स्पेशल क्लासेस भी होती है। स्पेशल क्लासेस फ्री होती है, स्पेशल क्लासेस में आना बिल्कुल फ्री है, ठीक है। पर तुम ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा तुमको अगर सब्सक्रिप्शन लेना है तो ऐप में तुमको बेसिक सेटअप करना है, उसके बाद में तुमको प्लस पे क्लिक करना है, फिर तुमको अपना गोल सिलेक्ट करना है। मतलब तुम बेसिक सेटअप कर लोगे तो तुम इससे इतने तो स्मार्ट होगे, तुमको ऑप्शन मिल जाएगा। बट फिर भी अगर मैं तुमको बताऊं तो लेफ्ट में 3 डॉट रहेंगी, उस पर क्लिक करके एक बर्गर टाइप का रहेगा लेफ्ट में, उस पर क्लिक करके तुमको यहाँ पर प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर तुमको अपना गोल सिलेक्ट करना है कि भाई कौन सा गोल है मेरा, फाउंडेशन एनटीएससी या फिर अब तुमको 9th के लिए 10th के लिए सीबीएसई के लिए लेना है, जो भी लेना है तुमको वहां पर सिलेक्ट करना है और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे। फिर तुमको यहाँ पर टेन्योर सिलेक्ट करनी है, भैया 1 महीने चाहिए, 3 महीने का चाहिए, 6 महीने का, 12 महीने का, 24 मंथ्स का, एनटी करके और ये कोड लगा देना तो तुमको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर तुमको यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट करके पे कर देना। तुम चाहो तो ईएमआई में भी पे कर सकते हो। तो अगर आज तुम 4 साल का ले रहे हो सब्सक्रिप्शन 36,000 का, तो तुम इसको इजी नो कॉस्ट ईएमआई में भी परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलो, और ये डिस्क्रिप्शन में तुमको लिंक मिल जाएगी मेरी स्पेशल क्लासेस की, जिसमें हम ये स्पेशल क्लासेस चल रही है और बहुत तगड़ी तगड़ी स्पेशल क्लासेस आती है। तो मेक श्योर कि तुम वो लिंक चेकआउट करो। इसमें जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं ना तुमको, ये 3-3 घंटे के मैराथन है। तो ये 3 घंटे में पूरा फिजिक्स कंप्लीट किया, यहाँ पर 3 घंटे में पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट किया, और ये ऑरेंज वाले सेशन में 2 घंटे में पूरे तुम्हारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके सारे कंसेप्ट हमने कंप्लीट किए हैं। तो विद दैट सेड लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अब देखो, चूंकि ये एक प्रीमियर है बट मैं ऐसा एज्यूम करूंगा कि लाइव है, तो मैं तुमको थोड़ा टाइम भी दूंगा सोचने का। तुमको सोच के चैट में आंसर लिखना भी है, दिमाग में भी सोचना है, ठीक है। चलो आई एम रियली सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है। तो क्वेश्चन है, क्लोरीन एटम डज नॉट डिफर फ्रॉम द क्लोराइड आयन इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स्ट। मतलब क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन किस कंटेक्स्ट में अलग नहीं है, ठीक है। मतलब किस कंटेक्स्ट में दोनों सेम है, क्लोरीन एटम और क्लोराइड आयन। आयन मतलब क्या होता है, आयन मतलब क्या होता है, आयन मतलब कि मैंने इलेक्ट्रॉन का लेन देन कर दिया। एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है। बट अगर मुझे एक एटम को आयन बनाना है तो मुझे उसकी जिंदगी के साथ थोड़ी सी खिलवाड़ करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन या तो निकाल लूंगा या फिर उसके अंदर डाल दूंगा। इलेक्ट्रॉन की अदला बदली करने पर एक एटम जो है वो आयन बन जाता है। इतना सिंपल सी चीजें तुमको बताई थी मैंने, ठीक है। ओके तो इस
करनी है। क्या वॉल्यूम हो सकता है? नहीं। अगर मैं एटम की बात करूं तो उसमें देखो, जैसे जैसे मैं अगर मैंने इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ चेंजेस किया, तो उसकी जो ऑर्बिट्स है उसके साथ में भी हल्का हल्का मतलब अट्रैक्शन फोर्सेस थोड़े से चेंज हो जाएंगे, तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, ठीक है, हल्का सा। अब देखो केमिकल रिएक्टिविटी की बात करो तो केमिकल रिएक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। एक क्लोराइड आयन सेम उस तरीके से रिएक्ट नहीं करेगा जैसा कि एक क्लोरीन एटम करेगा, ठीक है, तो केमिकल रिएक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। तो बचा क्या? देखो मैं तुमको हमेशा बताता हूं कि एमसीक्यू सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, या तो तुमको सही आंसर पता हो कन्विक्शन के साथ कि भाई यही सही आंसर है, या फिर तुम गलत आंसर को गलत गलत करते जाओ कि हाँ भाई ये तो गलती होगा, ये भी हाँ गलती होगा, ये भी हाँ गलती होगा, तो सही क्या हुआ? प्रोटॉन। अब अगर हम ऐसे देखें तो ये वैसे भी सही है, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन एटम में और क्लोराइड आयन में इलेक्ट्रॉन्स की अदला बदली हुई है, प्रोटॉन्स तो सेम ही है, ठीक है, प्रोटॉन्स जितने पहले थे उतने ही अभी भी है, ठीक है। तो इस मामले में तुमको क्लियर रहना है कि यहां पर प्रोटॉन होगा, या किसी भी क्लोरीन की बात नहीं कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर सोडियम में ले लूं, कुछ भी ले लूं, किसी भी एटम और उसके आयन में अगर कोई चीज ऐसी है जो कि सेम है तो वो है प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। जैसे सोडियम की अगर मैं बात कर लूं, समझते जाओ, सोडियम की अगर बात करूं तो इसमें होते 11 प्रोटॉन, सोडियम मेरा फेवरेट है भाई, मुझे याद ही हो गया, 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। मतलब अगर क्लोरीन का तुमको एटॉमिक नंबर जैसा जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसके 11 प्रोटॉन्स 11 न्यूट्रॉन्स, सॉरी 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स। मान लो कि मैंने Na+ आयन बना दिया, तो Na+ कैसे बना? एक इलेक्ट्रॉन निकाल के, तो अब क्या हो, इसके पास में 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, पर प्रोटॉन्स तो उतनी है ना, 11 के 11, प्रोटॉन्स तो चेंज नहीं हो रहा ना, प्रोटॉन्स तो 11 के 11 ही है। तो ऐसे केस में हम जो इसको बोलते हैं कि ये प्रोटॉन में सेम है, ठीक है, तो ये भी प्रोटॉन में सेम है, तो दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। एंड लेट्स सी oh which one of the following statements is applicable regarding the number of bonds and the nature of bonds between two carbon atoms in CaC2, ठीक है, CaC2, ठीक है। चलो देखो भाई इसका स्ट्रक्चर वगैरह बना के देखो क्या हो सकता है इसका, और देखते हैं फिर हम इसका क्या उपाय निकल के आ रहा है, ठीक है। सोचो सोचो, ऐसे ऐसे हवा में मत बैठे रहो, मुझे पता है तुम आधे लोग इधर उधर देख रहे हो, ठीक है। ओके, स्ट्रक्चर के हिसाब से कौन सा होगा इसका आंसर भाई? क्या हो सकता है इसका जवाब? देखो सीधी सी बात है, CaC2 ये कुछ ऐसा रहेगा तुम्हारा, कैल्शियम तो ऐसा है, और CaC2 ये कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर है ये कुछ ऐसा दिखता है, ओके, ठीक है। हाँ वो यहाँ पर माइनस माइनस भी है, बट हाँ ये ओवरऑल ऐसा दिखता है। तो क्या तुमको यहाँ पर क्या क्या दिख रहा है? देखो 3 बॉन्ड्स हैं। देखो एक बात तुमको याद रखनी हमेशा कि कार्बन कार्बन बॉन्ड में जो पहला होगा वो होगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद जो बचे हुए जितने भी होंगे उन सबको हम पाई बॉन्ड बोलेंगे। तो मान लो पाई बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, ठीक है, ऐसा एकदम से याद है, जैसे कार्बन डबल बॉन्ड है, ठीक है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, तो ये एक बॉन्ड तो हमेशा सबसे पहला वाला सिग्मा रहेगा, और सिग्मा के अलावा जितने भी बॉन्ड्स होंगे वो सब पाई बॉन्ड्स कहलाएंगे, ठीक है। जैसे मान लो अगर सिंगल बॉन्ड ही था तो ये सिग्मा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई, ठीक है, ये एक पाई और एक पाई, ठीक है। तो अब देखो इसमें कौन सा है, 1 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड्स, तो ये होना चाहिए करेक्ट आंसर। एंड लेट्स से तुमको यहां पर स्ट्रक्चर याद होना चाहिए बाय द वे, ठीक है। अगर तुमको स्ट्रक्चर नहीं दिया तो तुम कैसे पता लगाओगे? CaC2 ऐसा होता है, ये -1 2 3, ठीक है, ये होता है तुम्हारा CaC2 का स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये Ca2+ होता है, तो ये माइनस माइनस बन के यहां पर इसको न्यूट्रल हो जाता है। तो इसका आंसर होना चाहिए बी, एंड इट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। ये अगला 10⁻³ मोल ऑफ, देखो अभी जो ज्यादा न्यूमेरिकल वाले ना उनको हम फटाफट करते हैं। 10⁻³ मोल ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड is added to 10 liters of pure water at 25 degrees Celsius. The pH will change by assume no change in volume occur, मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया है। तो 10⁻³ मोल ऑफ KOH अगर मैं ऐड करता हूं 10 लीटर पानी के अंदर, तो जो pH है पूरे का वो कितना बदलेगा, कितना चेंज आएगा pH के अंदर, ठीक है, कितना चेंज आएगा pH के अंदर। तो क्या होगा इसका आंसर? 10⁻³ ठीक है, 10⁻³ याद रखो ये, ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है, मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि किस किस का आंसर सही आ रहा है, बट कोई बात नहीं, ठीक है।
ओके ओके चलो, तो भाई इसका जो आंसर होगा वो तुम याद रखो, इसका आंसर होगा 3। ठीक है, आई थिंक 3 होना चाहिए एंड इट इज द करेक्ट आंसर। देखो 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तुमको 10⁻³ मोल ऑफ KOH बोल के रखा है और कोई वॉल्यूम में चेंज नहीं आ रहा है, ये चीज भी दी है। खैर ये तो बहुत सिंपल सा फंडा है, इसमें कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। एंड द आंसर इज 3। ठीक है, जितने लोगों को समझ भाई, अब देखो लाइव तो है नहीं, तो अगर तुमको समझ में आ गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आ रहा ना तो मैं तुमको एक बात बताता हूँ, तुम एक बात समझो कि तुमको ना यहाँ पर ऑप्शंस को ट्रिक करना आना चाहिए। ठीक है, ऑप्शंस में जुगाड़ लगाना आना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भैया आप तो तुक्का मारना सिखा रहे हो। नहीं भाई, मैं तुक्का मारना नहीं सिखा रहा हूं, मैं तुमको सीधा सा फैक्ट बता रहा हूं कि तुम्हारी जो स्ट्रेटेजी होती है एक बोर्ड का पेपर लिखते टाइम और एक MCQ पेपर लिखते टाइम, वो बहुत अलग होती है। तुमको MCQ में पूरा आना, पूरा पॉइंट टू पॉइंट आना जरूरी नहीं भी है। अगर तुमको पूरा का पूरा नहीं भी आता है तो भी तुम्हारे ऑप्शन सही आना चाहिए। उसको ऑप्शन को सही बढ़ाने की प्रोबेबिलिटी की बात मैं तुमसे करता हूं। ठीक है, जो मैं तुमको फंडे बताता हूं ना कि ये इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली ऐसे ऑप्शंस आते हैं, तो वो तुम्हारी प्रोबेबिलिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, तुमको अगर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आ रहा है और अगर तुमको अटेम्प्ट करना ही है तो तुम प्रोबेबिलिटी बढ़ा के चांसेस ले सकते हो कि हाँ भाई ये जो है वो इसके ज्यादा चांसेस ये होने के। ठीक है, अगर हमको ऐसा पता हो तो एटलीस्ट हमारे पास में कुछ तो हम बिल्कुल ब्लैंक ना बैठे रहे MCQ करते टाइम। ठीक है, चलो अगला Which one of the following group below represents an isoelectronic species? Isoelectronic species, isoelectronic species क्या होती है पहले तो ये बताओ। ठीक है, isoelectronic species 2-4 लोग चैट में लिखो पहले, तब तक हम देखते हैं। ठीक है, isoelectronic species क्या होती है? ठीक है, ओके चलो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज भाई वो स्पीशीज होती हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। ठीक है, जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। अब बताओ, देखो सब में कुछ ना कुछ चार्ज है, मतलब सब में हमने इलेक्ट्रॉन में लेन देन किया है। ठीक है, ओके हाँ, तो भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज वो होती हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। ठीक है, तो अब इसमें से अगर तुम देखो, अगर मैं सबके, तो तुमको बेसिकली सबके एटॉमिक नंबर्स देखने हैं और उसके हिसाब से तुमको ये चेक करना है। ठीक है, सबके एटॉमिक नंबर्स में से तुमको ये 3+ है, 3+ है तो तुम वहां पर से 3 इलेक्ट्रॉन्स हटा दो। ठीक है, जैसे 2+ है तो वहां पर से 2 इलेक्ट्रॉन्स हटा दो। ठीक है, ओके, आई होप कि ये SN की जगह S होता सल्फर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। चलो मैं जब ये शीट तुमको भेजूंगा टेलीग्राम के ऊपर तो मैं एक बार चेक करके भेज दूंगा। द करेक्ट आंसर यहाँ पर पॉइंट जो आया है वो है A। एक बार मैं इसको फिर से रीचेक करके भेज दूंगा बिकॉज आई फील कि यहाँ पर 1-2 चीजें हो सकती है जो कि थोड़ी अदला बदली है, बट कोई बात नहीं। ठीक है, चिल आउट, पीस। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, चिल करो तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, ओके नेक्स्ट, concentrated aqueous solution of sodium hydroxide is used for separation of pair of radicals। किन रेडिकल्स के सेपरेशन के लिए हम कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड एक्वस सोचो सोचो। ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, वरना मैं रोज बहुत जोर से चिल्लाता हूँ तो फिर डॉक्टर ने मना किया कि ज्यादा चिल्लाया मत करो, बट मेरी आदत पड़ चुकी है चिल्लाने की। टाइम क्या हो रहा है? इट्स 18 मिनट्स 50 सेकेंड्स लॉन्ग वीडियो। मुझे बार बार टाइम देखना पड़ रहा है क्योंकि अभी लाइव है नहीं, तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं कि किस मोमेंट पे इसको हमको रैप अप करना है। ठीक है, बिकॉज वी आर ऑन अ टाइम लिमिट। तो इसका आंसर होगा, आई होप तुम लोगों ने सोच लिया होगा इसका आंसर होगा सोडियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। ठीक है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम यूज करते हैं इनके सेपरेशन के लिए। ठीक है, Na+, Ca2+ और Mg2+ के लिए। ठीक है, चलो ये दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत सही, देखो मैंने सही बताया था। अगला भैया आपको तो पहले से पता होगा। चलो, अमंग इथेनॉल, डाइमिथाइल ईथर, मिथेनॉल एंड प्रोपेनल द आइसोमर्स आर। आइसोमर्स देखो, आइसोमर्स क्या होता है? आइसोमर्स मतलब, अरे ये क्या हुआ? हाँ, आइसोमर्स मतलब तुम्हारा जिसका
स्ट्रक्चर अलग हो बट उसका जो फॉर्मूला 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 कौन सा आइसोमर्स हो सकते हैं भाई, करके देखते हैं। बताओ 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 बताओ। ठीक है हाँ, क्या हो सकता है देखो, तुमको इनके स्ट्रक्चर तो पता होने चाहिए। देखो बेसिक इथेनॉल का स्ट्रक्चर तो बहुत ही आसान है, ठीक है। CH3 सी, वैसे एक्चुअली ऐसा नहीं होता है, ये कुछ ऐसा होना चाहिए क्योंकि C से कनेक्टेड है ना। CH3 CH2OH, ठीक है। तो देखो पहले तो भाई ये देखिए देखिए इथेनॉल का तुमको है ना यहीं पर डायरेक्टली यहीं पर तुमको फॉर्मूला लिख देना है। जैसे इथेनॉल की बात करो तो इथेनॉल का क्या हो जाएगा फॉर्मूला, C2H6O, ठीक है। वैसे एक्चुअली ऐसा होगा C2H5OH, बट यहां पर चूंकि तुमको आइसोमर्स निकालने तुमको सारी चीजें एक साथ लिखने से कि H अगर यहां पर एक अकेला है ना तो तुमको इसके साथ में लिख देना, तो ये हो जाएगा C2H6O। अब देखो और किस किस का C2H6O है, डाइमिथाइल ईथर का क्या होता है, डाइमिथाइल ईथर का भी C2H6O ही होता है, ठीक है। पर मिथेनॉल का वो नहीं होता। देखो एक सीधी सी बात तुमको एक बहुत ही सिंपल सा फंडा बताता हूं मैं, एक बहुत ही सिंपल सा फंडा बताता हूं। तुम अगर देखो इथेनॉल और मिथेनॉल ये तो कभी भी नहीं हो सकते। देखो फंडे तुमको फंडा कैसे समझना है, इथेनॉल और मिथेनॉल ये तो कभी भी आइसोमर नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप तो OH ही है, बट इथेनॉल में 2 कार्बन और मिथेनॉल में एक ही कार्बन है, ठीक है। मिथेनॉल में हमेशा एक ही कार्बन होता है और इथेनॉल में 2 कार्बन होता है, ठीक है। तो ऐसे में हमारे पास में क्या आता है कि ये दोनों तो कभी नहीं हो सकते। तो जहां जहां मिथेनॉल और इथेनॉल है साथ में वो ऑप्शन हमारे लिए अभी से ही इनवैलिड हो गया, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। इथेनॉल मिथेनॉल ये ऑप्शन गलत हो गया। प्रोपेनल, इथेनॉल और प्रोपेनल, अब देखो इसमें भी जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें कोई एक्स्ट्रा ऐसा कार्बन कार्बन है नहीं, तो प्रोपेनल तुम्हारे पास में 3 रहेंगे और इथेनॉल में तुम्हारे पास में 2 कार्बन रहेंगे, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो बचा क्या, ये ऑप्शन बचा, ठीक है। तो कहने का मतलब अब अगर हम वैसे भी देखें तो इन दोनों के स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि इथेनॉल का होता है CH3 CH2OH, और अगर मैं प्रोपेनल की बात करूं तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है CHH, ठीक है, और बीच में यहां पर O होता है और फिर ऐसा, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्रोपेनल का स्ट्रक्चर। तो आंसर जो होना, सॉरी डाइमिथाइल ईथर का, सॉरी डाइमिथाइल ईथर की बात कर रहा हूं, ये हमारे पास में डाइमिथाइल ईथर है। देखो डाइमिथाइल है, 2 कार्बन है, ठीक है, तो दोनों में हमारे पास में सब कुछ चीजें सेम होंगी, तो आंसर होना चाहिए C, एंड इट इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया। चलो अगला करते हैं। अगला भाई इसको बताओ क्या हो सकता है, इसका अगला क्या हो सकता है। विच मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन फॉर्माइल रेडिकल, किसके पास में फॉर्माइल रेडिकल है, किसके पास में फॉर्माइल रेडिकल है, ठीक है। क्या हो सकता है इसमें, इसका आंसर क्या होगा। विच मॉलिक्यूल ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन फॉर्माइल रेडिकल, ठीक है। हाँ, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों ने गैस कर लिया होगा। इट्स एसिटल्डिहाइड, ठीक है। बेसिक सिंपल है, फॉर्माइल रेडिकल बोला है, फॉर्माइल डायरेक्टली तुमको ये दिमाग में आना चाहिए, फॉर्माइल एसिटल्डिहाइड। और अगर हाँ यार मतलब फॉर्माइल रेडिकल एसिटल्डिहाइड, एसीटोन में तो नहीं है तो कीटोन ग्रुप हो गया, एसिटिक एसिड तो फिर तो ये COOH वाला हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। हाँ, एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, एक बार रीड करते हैं क्या कहना चाह रहा है। एन आयन विथ मास नंबर 56 कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। आयन विथ मास नंबर 56 मतलब देखो सुनते जाओ, मास नंबर 56 मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 56, ठीक है। कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स। देखो समझते हो कहने का मतलब क्या है कि अगर न्यूट्रॉन्स x है, x न्यूट्रॉन्स है, ठीक है, तो
30.4% न्यूट्रॉन्स मोर देन, ओके ओके ओके। तो मान लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो x है, तो तुम्हारे पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 30.4%, नहीं मतलब x प्लस 30.4%, x प्लस 30.4%, मतलब x और 30.4% ऑफ x, ठीक है, मतलब x से 30.4% ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 30.4 अपॉन 100 इंटू एक्स, ठीक है। तो इतने नंबर ऑफ तुम्हारे पास में न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। अब एटॉमिक नंबर पूछा है, देखो एटॉमिक नंबर कैसे निकालोगे? अब चूंकि देखो ये बता रहा है कि आयन है, एक आयन है, तो आयन को तुम आयन, ओके ये क्या, एक सेकंड एक बार सारी चीज हमको लिख लेनी चाहिए वैसे, ठीक है। देन आयन विथ मास नंबर इज 56, ओके। मास नंबर मतलब तुम्हारे पास में A इज इक्वल्स टू 56 है, ठीक है। और कंटेन्स 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 3 यूनिट्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 3 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज, ओके। तो 3 यूनिट्स पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ। एंड 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, तो ये तो मैंने तुमको भी बताया। एटॉमिक नंबर पूछा है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो तुम्हारे पास में मास नंबर है, अगर तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिल जाते हैं तो तुम यहां से नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हो। देखो मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। अब तुम्हारे पास में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बता रखा है तुमको कि न्यूट्रॉन्स का एक फंडा दे रखा है, न्यूट्रॉन्स का एक कैच दे रखा है। तो अगर तुमको नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पता चल जाता है तो वहां से तुम, अब तुमको मास नंबर भी पता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी पता है, तो तुम मास नंबर माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स करके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकाल सकते हो, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही तुम्हारा एटॉमिक नंबर होगा। तो बताओ, चलो ये फंडा है, इसके हिसाब से हमारे पास में एटॉमिक नंबर क्या आ सकता है, ठीक है। इसके हिसाब से हमारे पास में एटॉमिक नंबर क्या आ सकता है, गैस करो, ओके। थोड़ा बहुत कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ध्यान रखो कि 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, ओके, हाँ। 30, एक सेकंड है, एक सेकंड, 30 ये एक सेंटेंस है जो कि थोड़ा सा बचकाना सा लग रहा है। 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 30.4% मोर न्यूट्रॉन्स, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन से 30.4% ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन से 50% ज्यादा न्यूट्रॉन्स है तो 10 का 50% होता है 5, मतलब 15 न्यूट्रॉन्स है, ठीक है। फिर 10 से 20% ज्यादा है तो 10 इलेक्ट्रॉन्स है, और 100% ज्यादा न्यूट्रॉन्स है, तो 100% कितना हो जाएगा? 10 का 10, 100% ज्यादा मतलब कितना हो जाएगा? 10 + 10 यानी कि 20। तो यहां पर तुमको वही करना है, x प्लस 30.4 अपॉन 100 इंटू एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर जो आएगा तुम्हारे पास में कैलकुलेशन के बाद, हम पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो भाई 10-5 मिनट निकल जाएंगे, बट तुम स्पीड करके निकाल सकते हो पॉज करके। तो आंसर आएगा इसका 26, ओके। चलो, तो एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज दिस। या फिर इनफैक्ट अगर तुम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल लो, आयन के अंदर नहीं, आयन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स के नंबर जो है चेंज होंगे, बट अगर तुम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का नंबर निकाल लो तो भी वही हो जाएगा, बट हाँ प्रोटॉन के भी निकाल लो, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वाला आएगा। चलो नेक्स्ट, which of the following orders of ionic radii is correctly represented? Which of the following numbers of ion is correctly represented? चलो फटाफट करते हैं भाई, फटाफट करते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। is correctly represented, देखो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब किसका रेडियाई सबसे कम है, किसका रेडियाई बीच में, और किसका रेडियाई सबसे ज्यादा है। बताओ किसका हो सकता है, गेस करते हैं हम, ठीक है। अभी देखो ऐसे केसेस में ना, जब तुम्हारे पास में सेम एलिमेंट दिया होता है, जैसे हाइड्रोजन दिया और उसी के आयंस दिए हुए हैं, सेम एलिमेंट दे रखा है हाइड्रोजन, तो उसमें ना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि हमको पता रहता है कि भाई हाइड्रोजन के अंदर ही मतलब बदली कर रहा है, ठीक है। अब अगर दूसरे से इसमें सोडियम है, फ्लोरीन ऑक्सीजन है, इसमें फ्लोरीन सोडियम ऑक्सीजन, तो इसमें थोड़ा सा ऐसा कंफ्यूजन होता है कि अच्छा सोडियम का ज्यादा था, ओके, बट सोडियम आयन का कम होगा या ज्यादा होगा, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। बट अगर तुमको डायरेक्टली ये दे रखे एलिमेंट्स के नाम दे रखे तो तुम्हारे लिए एक बार में समझने वाली चीज है। तो आयनिक रेडिया सबसे ज्यादा करेक्टली रिप्रेजेंटेड किसमें है? देखो पहले तो सिंपल से स्टार्ट करो। देखो ऑप्शंस अगर 4 दिए हैं तो सबसे सिंपल समझने का ऑप्शन कौन सा, अगर वो ही सही हो जाए तो तुम्हारी सारी मेहनत नहीं लगेगी। अब देखो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये तो भाई सीधी सी बात है कि माइनस प्लस न्यूट्रल ऐसा हो रहा है। एक फंडा सिंपल से तुमको ये लगाना है कि भाई न्यूट्रल जो हमेशा बीच में आएगा, माइनस न्यूट्रल प्लस या फिर प्लस न्यूट्रल माइनस, ठीक है। ये इसकी बात नहीं कर रहा हूं, नॉर्मली भी अगर हम देखें तो क्या आता है, +1 0 -1 या -1 0 +1 काउंटिंग में, ठीक है। ऐसा तो नहीं होता ना 0 -1 +1
या फिर +1 -1 0, ठीक है, 0 बीच में आता है, न्यूट्रल बीच में आता है। देखो इसमें क्या वो ऐसा है, नहीं है। और अगर यूं भी मैं तुमको बताऊं, यूं भी अगर मैं तुमको बताऊं, तो मान लो क्या हाइड्रोजन के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया और एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, और जो नॉर्मल हाइड्रोजन एटम है, तो रेडियाई किस हिसाब से तुम अरेंज करोगे, तुम कैसे बताओगे इसमें, ठीक है। बट अगर वहीं मैं इस ऑप्शन की बात करता हूं, इस ऑप्शन की बात करता हूं, तो इसमें देखो ये वाला जो हाइड्रोजन है, पहला वाला, इसके पास में एक नेगेटिव चार्ज दे रखा है, मतलब इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है इसके पास में, ठीक है। तो इसका जो रेडियाई है, चूंकि इसके पास में एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इसका रेडियाई थोड़ा सा बढ़ जाएगा, और जो नॉर्मल हाइड्रोजन है उसका रेडियस तो उतना ही रहेगा, और मतलब जो नॉर्मल है उसका रेडियस तो बीच में रहेगा, और जो प्लस वाला है, यानी कि जिसमें से मैंने एक इलेक्ट्रॉन उसमें से भी निकाल लिया, तो उसका रेडियस बहुत ही कम हो जाएगा, क्योंकि उसके ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो आई थिंक डी शुड बी द करेक्ट आंसर। हमने इसमें सिर्फ हमने ऑप्शंस को एनालाइज किया है, ठीक है। अब तुमको है ना एमसीक्यू में हमेशा ऑप्शंस एनालाइज करने की टेक्निक पता होनी चाहिए, तो डी शुड बी द करेक्ट आंसर। चलो अगला, 0.25 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन रिक्वायर्स, ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं यार, ये पिछले वाले में था, ठीक है। आप लोगों ने देखा हो तो आपको फटाफट क्लिक हो जाएगा दिमाग के अंदर। अगर नहीं होता है तो मैं तुमको आंसर बताता हूँ, तुम वो सेशन देख के क्लियर कर सकते हो, इससे ज़्यादा कुछ ऐसा कंफ्यूजिंग वाली बात है नहीं, ठीक है। लेट्स क्लिक, क्रैक हो रहा है, क्लिक हो रहा है दिमाग के अंदर। इसका आंसर होगा तुम्हारे पास में 0.25 मोल ऑफ, उल्टा पकड़ लिया था पहले, 0.25 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन और 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, रिक्वायर्ड 0.5। तो इसका आंसर होगा तुम्हारे पास में डी, डी शुड बी द आंसर, C3H4। कैसा दिखेगा C3H4? C 1 2 3 4, दिस इज C3H4, ठीक है, C3H4। तो देखते हैं करेक्ट आंसर है कि आंसर है कि मार्क हो चुका है दोस्तों, दिस शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, in the structure of naphthalene the difference between the number of sigma bonds and the number of pi bonds is, difference between sigma bond and number of pi bonds is, ठीक है, क्या है? नेफ्थेलीन, नेफ्थेलीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कैसा होगा नेफ्थेलीन का स्ट्रक्चर मेरे भाई? थोड़ा सा सोचो, पहले स्ट्रक्चर दिमाग में लाओ, फिर तुम ला पाओगे ये सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स। तो ये तुमको कुछ ना ऐसा बेंजीन रिंग टाइप का दिखता है, मुझे तो बेंजीन रिंग बनाने में बड़ा मजा आता है। पता है कुछ लोग है ना बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग को ऐसा भी बनाता है, बट वो है ना मुझसे हमेशा ये वाला इस टाइप का जो फिगर है ना वो टेढ़ा ही बनता है, इसलिए मैं ऐसा बनाता हूँ, मतलब मैं पॉइंट ऊपर रखता हूँ। चलो ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा ऐसा कर लेना ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा बेंजीन, और ये एक और, अब नेफ्थलीन है तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास में 1 2 3, और इधर साइड में 2 रहेंगे। 2 कहाँ रहेंगे? एक तो यहाँ रह लेगा, और एक दूसरा वाला नहीं नहीं, इधर से तो बॉन्ड ही बन रहा है, ये यहाँ रहना चाहिए, थोड़ा गंदा हो गया, गंदा हो गया, गंदा हो गया रहेगा, एक यहाँ रहेगा, ठीक है। बाकी ये वाला ये रहा, ठीक है, एंड दिस शुड गो लाइक 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी बना हुआ है। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 1 2 3, ओके, 4 5 6 7 8 9 10 11 11, आई होप कि हम सही जा रहे हैं। फिर पाई बॉन्ड्स कितने हैं? एक। डबल बॉन्ड कौन कौन से इसमें? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो अगर हम सही हैं तो ओके ओके ओके, तो डिफरेंस पूछा है या फिर क्या पूछा है? आई थिंक यहाँ पर डिफरेंस नहीं पूछा रहा। डिफरेंस एग्जैक्टली मतलब क्या होगा? देखो, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स कितने यहाँ पर तुम्हारे पास में? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एंड दीज आर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and 1 2 3 4 5. What should be, guys? Tell me. देखो ये एक तकलीफ देगा यहाँ पे, ठीक है, बट अगर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और पाई बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूँ तो ओवरऑल जो तुम्हारे पास में आंसर है इसका, जो हमने नोट कर रखा है, बाकी तुम फिगर इसका स्ट्रक्चर थोड़ी और अच्छे से ड्रॉ कर लेना, जिसमें तुम लाइंस वगैरह सब परफेक्ट ड्रॉ करो, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ऐसा भी होता है, ठीक है। तो दिस इसको एक बार टेलीग्राम पे चेक करके डालूंगा मैं, ठीक है। कुछ कुछ क्वेश्चन है जैसे ये वाला और एक पहले वाला, इसको एक बार टेलीग्राम में चेक करके डालूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पर लग रहा है कि डिफरेंस की जगह यहाँ पर टोटल आएगा या फिर कुछ ऊपर नीचे है, ठीक है।
डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स एंड द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स, ठीक है। या फिर स्ट्रक्चर में मैंने तुम लोगों को बताने में कुछ थोड़ा सा कहीं चूक कर दिया, भावुक हो के, ठीक है, फील में आके। बट एनीवे इसका आंसर हमारे पास में क्या पॉइंटेड है, इसका आंसर यहाँ पर 14 पॉइंटेड है। तो अगर जितने लोगों को 14 आ रहा है तुम यहाँ पर चैट में बताते जाओ, अगर तुम लोगों को 14 नहीं आ रहा है, ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है तो भी मुझे लेट मी नो, हम चेक कर लेंगे, क्योंकि भाई कभी कभी गलती हो जाती है, ठीक है, इतने सारे क्वेश्चन निकालने में, 5 साल के क्वेश्चन छांटने में, और फिर उनको डालने में, और फिर उनके एक एक MCQ को रिलेट करके उनके सबके आंसर्स जो है वो पॉइंट करने पे, जो आंसर की होती है तुम्हारे NTC के, उसके हिसाब से पॉइंट करने में कई बार थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, जैसे कि इस ऑप्शन का वो हो गया या फिर टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो चिल करो, ठीक है। चल, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कंपाउंड्स रिप्रेजेंट द फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की बात चल रही है यार, ये तो बहुत आसान है, ठीक है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। फंक्शनल ग्रुप किसका सेम दिखता है, अभी हमने करा था डाइमिथाइल ईथर और इथेनॉल, ये जो है वो खुद में भी आपके आइसोमर्स होते हैं। नहीं, वो कौन सा क्वेश्चन था, इट शुड बी समथिंग रिलेटेड टू दैट, डाइमिथाइल ईथर एंड इथेनॉल। देखो अभी तो मेरे ये तो ज्यादा हो गया, ठीक है, डाई इथाइल ईथर मतलब ये तो आइसोमर ही नहीं हो रहा है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप आइसोमर मतलब कहने का मतलब अभी हाल हमने क्वेश्चन किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन था वो। लेट्स सी कि वो क्वेश्चन कौन सा था, ये रहा इथेनॉल एंड डाइमिथाइल ईथर, ये दोनों आइसोमर्स है ना, ठीक है। तो फंक्शनल ये जो आइसोमर्स है यही फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म शो करता है, मतलब आइसोमेरिज्म हमारे पास में फॉर्मूला है वो सेम आता है, ठीक है। तो ये होगा डाइमिथाइल ईथर एंड इथेनॉल, ऑब्वियसली क्योंकि हम कर चुके हैं। अगर नहीं भी क्या होता तो भी तुम लोगों को इस बात को ध्यान रखना है कि तुम बेसिकली ये देखना चालू कर दो कि भाई नंबर ऑफ कार्बन सेम हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन एक बार सेम हो जाए उसके बाद हम अगली स्टेप लेंगे। देखो इथाइल ईथर और इथेनॉल हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखो डाई मिथाइल में ही 2 कार्बन हो जाएंगे, तो डाई इथाइल में तो कार्बन 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 करके ज्यादा हो जाएंगे 2 से, ठीक है। फिर एसिटल डिहाइड और प्रोपेनॉल, इसमें भी तुम्हारा नहीं होगा, ठीक है। आइसोब्यूटेन एंड ब्यूटेन ये भी चीज हो सकती थी एक, बट ये मेरे साथ ये जो है नहीं होगा, बिकॉज सी और वो होता है सी आइसो, ये वही हुआ ना, आइसोब्यूटेन भी वही होता, मतलब वो टर्शरी प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी का। ये भाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ। ऑल्दो मैंने क्वेश्चन सिर्फ 1-2 बार ही देखे इनके NTC के अंदर, बट एक आंसर फंडा बहुत इंपॉर्टेंट। चलो आंसर निकालते हैं भैया, आंसर इसका है डाइमिथाइल ईथर एंड इथेनॉल, ठीक है, डाइमिथाइल ईथर एंड इथेनॉल। ये अभी करके देखा था हमने, वापस से करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज डन बाय हाईली इलेक्ट्रो हो वी नीड टू बम्प अप द स्पीड गाइस, हमने बहुत आराम से कर लिया है। अब जो क्वेश्चन आसान दिख रहे हैं उनको फटाफट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल इज डन बाय, सोचने का थोड़ा सा टाइम देते हैं, उसके बाद में हम आंसर बता देंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्व सॉल्यूशन ऑफ मेटल क्लोराइड, तो भाई इसका आंसर देख लेते हैं क्या है। इसका आंसर है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मेटल क्लोराइड, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन मेटल क्लोराइड। नेक्स्ट बढ़ते हैं, विच वन इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मतलब तुम्हारे पास में या तो ऑक्सीजन की हेराफेरी होनी चाहिए, या फिर हाइड्रोजन की हेराफेरी होनी चाहिए, या फिर इलेक्ट्रॉन की हेराफेरी होनी चाहिए। इन तीनों में से किसमें तुमको वो दिख रही है, इन तीनों में से किसमें तुमको दिख रही है। Na के साथ में SO4 आ गया और H2 के साथ में हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, ठीक है। NaBr NaCl HBr, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट हो गई, ये भी डिस्प्लेसमेंट तुम्हारी हो गई। बची क्या, ये वाली, ठीक है, इसमें रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, देखो, क्योंकि देखो हाइड्रोजन जो है वो क्या कर रहा है, ब्रोमीन। अब ब्रोमीन जो है देखो, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीजन का एडिशन देखो ही ऑक्सीडेशन है, और हाइड्रोजन का रिडक्शन भी ऑक्सीडेशन है, ठीक है। और ऑक्सीजन का रिमूवल भी रिडक्शन है, और हाइड्रोजन का एडिशन भी रिडक्शन है, ठीक है। तो आंसर शुड बी डी एंड इट इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, स्पीड द रिएक्शन ऑफ AgNO3। दो क्वेश्चन बीच में ऐसे दिखेंगे ना जिनको हम कुछ क्वेश्चन स्किप भी कर दूंगा मैं फटाफट देख के सी, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ AgNO3 विद एसिटाइलिन शोज विच टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एसिटाइलिन। हाँ ओके ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। चलो, which ammonium compound does not produce ammonia on heating? Which ammonium compound, oh that's nice question, कि कौन सा अमोनियम कंपाउंड को हीट करने पे वो हमारे पास में अमोनिया
हाँ अमोनिया नहीं बना रहा है, ठीक है। ये भाई इनमें से एक तुमको नाइट्रोजन गैस एंड वाटर देने वाला है, वो कौन सा होगा पता है? वो कौन सा होगा पता है? चलो तो इसका आंसर होगा तुम्हारे पास में सी। बाकी सब तुमको अमोनिया NH3 देंगे, सिर्फ ये इकलौता है जो तुमको नाइट्रोजन गैस एंड वाटर देगा, अमोनिया नहीं देगा, ठीक है। यस दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द कंपाउंड व्हिच कंटेन्स आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड इज, तो बहुत ही आसान है भाई, पहले भी कर चुके। आयनिक एज वेल एज कोवेलेंट बॉन्ड इज, आयनिक भी है और कोवेलेंट भी है, ठीक है। ये किस में तुमको मिलेगा? यस इट इज KCN, ठीक है, पोटेशियम साइनाइड। नेक्स्ट, द फॉलोइंग कंपाउंड्स which two are not isomers to each other. Okay, in the following compounds which two are not isomers to each other, इनमें से कौन से जो एक दूसरे का आइसोमर नहीं? देखो इसमें भी सेम फंडा, देखो दिमाग कैसे, अब तुम या तो तुम ये कर सकते हो कि भैया सबके स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, अच्छा अरे 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 ये तो हमारे पास में ये कोई ईथर है, कोई ये है, कोई वो है, जैसे कि ये है, ये दिख गया तुमको एस्टर है कोई, ठीक है, जैसे तुमको ये दिख गया अल्कोहल है, अरे अल्कोहल है, और ये फिर ये क्या है, ये भी है। तो अब तुम सबको चेक करने बैठो, या तो सबको चेक करने बैठो या फिर थोड़ा दिमाग लगाओ, हमको MCQ करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ कार्बन सेम है कि नहीं, ठीक है, सबके नंबर सेम होने चाहिए, ठीक है, तभी सबका स्ट्रक्चर सेम होगा, मतलब तभी सबका फॉर्मूला सेम होगा। अभी देखो इसके अंदर कौन सा ऐसा जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तुमको अलग दिख रहे हैं? देखो मेरे हिसाब से अगर इसमें देखो तो 1 2 3, इसमें 3 कार्बन और इसमें 1 2 3 4, तो यही से ये 4 हो गया, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसके फॉर्मूले में हमेशा C3 से ही स्टार्ट होगा और इसका फॉर्मूला हमेशा C4 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जैसे ही C3 C4 से स्टार्ट हुआ मतलब कि ये तो आइसोमर हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ऑप्शन आना चाहिए ए शुड बी द करेक्ट आंसर। देखो हमने बाकी सारे में चेक भी करना नहीं पड़ा और फटाफट आंसर भी आ गया। ऐसे फंडे बताता हूं, चलो। In the titration of weak acid and the weak base is the suitable locating point is due to the, okay, in the titration of a weak acid and weak base no indicator suitable for locating the end point, this is due to, भाई देखो सीधी सी बात है, एक वही सिंपल सा फंडा है, एक वही सिंपल सा फंडा है कि वीक एसिड और वीक बेस, वीक एसिड और वीक बेस मतलब जो कि स्ट्रांग नहीं है, मतलब वो जो ऑलमोस्ट आसपास है 7 के, ठीक है, pH 7 के आसपास, ठीक है। वीक एसिड मतलब जो एसिडिक ज्यादा प्रॉपर्टी शो नहीं करता, जो 7 के आसपास वाला है, ठीक है। वीक बेस मतलब वो भी 7 के आसपास वाला है। तो क्या आंसर हो सकता है इनमें से, बताओ। देखो अगर मैं इसको देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये तो चलो ठीक है, ये तो ऐसी होगी जो कि हमको पता नहीं है, ठीक है, ये तो रिएक्शन के बाद में। बट अगर एक पहली चीज हमको पता है कि पीएच चेंज बीइंग मच लेस एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, ये बात हमको पता है कि पीएच का चेंज बहुत कम होगा अगर वीक एसिड और वीक बेस है, तो पीएच का चेंज कम है दोनों में, ठीक है। तो अगर मैं देखूं तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट ऑफ द कैथोड एंड एनोड ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इज करेक्टली एप्लीकेबल? करेक्टली एप्लीकेबल, ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है? ऑक्सीडेशन कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां हो रहा है? देखो ऑक्सीडेशन जो है तुम्हारा, ये चीज तुमको बताता हूं, ऑक्सीडेशन एट एनोड और रिडक्शन एट कैथोड। इसको याद करने के बहुत सारे फंडे हैं, इसको याद करने के बहुत सारे फंडे हैं। कुछ ऐसे भी है जैसे कि ऑक्सीडेशन तुम ऐसे याद करना, मैंने कैसे कहता, बहुत ही बचकाना सा आइडिया है, ठीक है, बट तो अगर तुम्हारे लिए काम करता बहुत अच्छी बात है। ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन कैसा है, अच्छी चीज लगती है हमको, ऑक्सीडेशन मतलब अच्छा लगता है, और रिडक्शन जो है मतलब हाँ कमी हो रही है तो ऐसे फील नहीं आती, तो ऑक्सीडेशन अच्छा है। और ए जो है वो भी तुम्हारे उसमें पहले आता है, ठीक है, अल्फाबेट में पहले आता है। तो ऑक्सीडेशन एनोड और रिडक्शन कैथोड, रिडक्शन हमको अच्छा नहीं लगता और कैथोड भी बाद में आता है, तो दिस सी शुड बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला ओके ये देख लेते हैं हम एक क्वेश्चन, ऑल तो इसका आंसर दिख गया बट कोई बात नहीं। हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और बेरिलियम में से। देखो हेलिना के रूबी से फ्रेंडशिप, और इधर आता था बेटा मंगेशकर स्कूटर, ठीक है। तो देखो ये तीनों तो सेम में दिख रहे हैं तुमको, बचा क्या? बेरिलियम, ये आगे है, इसकी हाईएस्ट फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू बेरिलियम की बात करें हम, तो इसका आंसर बेरिलियम होना चाहिए, ठीक है। और ये भी इसका आंसर दिख चुका है। अब देखो ये हमारे पास में व्हाट आर वी ऑन टाइम, वेयर डू वी स्टैंड,
ओके, इट्स ऑलरेडी 45 मिनट्स, सो दिस क्वेश्चन यू कैन रीड और इसका देख लो, और ये टेलीग्राम चैनल पर डलवा दूंगा। तो विद दैट सेड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग, कैच यू रियली सून, टिल देन वेरी वेरी हैप्पी दिवाली भाई, चिल करो, ऐश करो, बहुत मजे करो, और साथ में थोड़ा पढ़ते रहो, थोड़ा नहीं मतलब अच्छा खासा पढ़ते रहो, क्योंकि एग्जाम आने वाली है। और अगर तुम सीरियसली एनटीएससी मतलब सीरियस होकर करना चाहते हो, मतलब एक्चुअली तुम्हारे दिमाग में कि भैया मुझे तो एनटीएससी फोड़नी है, तो तुम ये कोड लगा दो, कोड लगा दो, और 1 महीने का तुम्हारे हिसाब से जो जितना लंबा तुमको अच्छा लगे उतना लंबा सब्सक्रिप्शन चेकआउट कर सकते हो। तो विद दैट सेड, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग गाइस, रियली सून, टिल देन वेरी हैप्पी दिवाली, कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग और चिल करो, ठीक है, बाय बाय।